सुनाओ केन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 4,348 रुपए का प्राइसिंग एंड जिस तरीके से गिरावट है आज तो सब इन्वेस्टर ना सन्न रह गए होंगे। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। जो पॉजिटिव थे वही नेगेटिव हो चुके हैं। अगर आप देखें जो रेटिंग आ रही थी बाय रेटिंग कोटक की तरफ से या जेपी मॉर्गन की तरफ से 7,748 रुपए, कोई 6,600 क्यों दे रहा है, वो सभी आज की डेट में एकदम से नेगेटिव होते हुए नजर आए हैं आफ्टर जब इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी, रेड फ्लैग्स एंड वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जेपी मॉर्गन जब ये बोल पड़े कि स्टॉक के अंदर ना आप बॉटम फिशिंग मत करिए, तभी ये स्टॉक 12% 13% के आसपास का कोलैप्स हो गया। सवेरे हाल थोड़े से ठीक थे, जैसे ये खबर निकल कर आई कि बॉटम फिशिंग मत करिए इस स्टॉक के अंदर। बॉटम फिशिंग का मतलब जैसे आप यहां पर ना ढूंढ रहे हैं कि अब बॉटम बन गया, अब बॉटम बन गया, ये मत करिए। एंड यहां पर ना बॉटम के चक्कर में बाई मत करिए कि अभी आपने डिसाइड कर लिया कि बॉटम बन गया और आपने एकदम से बहुत बड़ा पैसा लगा दिया या जो इतने आप खरीदना चाह रहे हैं, ये सब मत करिए। अभी किसी को नहीं पता कि बॉटम कहां बनेगा, ये डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना, ये काफी बड़ी बात है। एंड यहां पर मैनेजमेंट क्या कह रहा है, मैनेजमेंट की क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। यहां पर जो वाइस चेयरमैन है वो यहां पर कह चुके हैं कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का जो यहां पर रिपोर्ट निकल कर आई है वो हम मानते हैं कि हाँ गड़बड़ी हुई है, कि एक मिस हो गया है, गड़बड़ी नहीं हुई है, एक मिस हुआ है, हमसे छूट गया, अधूरा रह गया, मैनेजमेंट ये कह रही है। लेकिन वो स्टैंड अलोन के अंदर है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक ही सीमित है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ नहीं है। कोटक ये कह रहा था कि कंसोलिडेट जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें यहां पर ना आपका प्रॉब्लम है, तो वो मैनेजमेंट क्लैरिफाई करता है स्टैंड अलोन के अंदर है, कंसोलिडेट स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। 45 से 46 करोड़ रुपए का रिसीवेबल्स यहाँ पर जो मैटर है वो इनका खुद का कंपनी से जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड यानी कि मार्च 2026 तक इसको पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा, मैनेजमेंट का ये कहना है। तो यहाँ पर जो भी बातें आ रही हैं उस पर मैनेजमेंट एक एक बात रख रहा है, लेकिन स्टॉक जो है वो टूटा चला जा रहा है। आफ्टर ऑल अगर आप देखें कि ये जो दिक्कतें हैं वो इस वक्त आई है, एक तो आपका हाई वैल्यूएशन को देख लिया गया, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोटक और जेफरीज जैसे लोगों को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले नहीं दिखा। एक बात आप समझिए, ऐसा नहीं है। इतना सब होने के बावजूद जब स्टॉक एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ गया है और अगर वो तोड़ दिया तो इतनी बड़ी गिरावट और हो सकती है, ये सबको पता है। उस वक्त ये सारी खबरें निकल कर आ रही। प्रॉब्लम है, अगर आप देखें कोई भी सपोर्ट इसके अंदर नहीं बच रहा है, कोई भी सपोर्ट। एक आप गैप देख लीजिए, गैप फिल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी वो यहां पर ना बच नहीं रहा। थर्ड पार्टी जो ट्रांजैक्शन है वो यहां पर कंपनी ने माने हैं, लेकिन यहां पर ठीक है उसको भी यहां पर ना फ्यूचर कंप्लायंस यहां पर नहीं होगी, ये कहना है। ये आराम से मतलब सॉल्व हो सकती हैं चीजें, बट इतना बड़ा इशू यहां पर बन चुका है कि पूछो मत। तो आज ईएमएस थीम जो है वो मोस्टली यहां पर ना आपको क्रैश होते हुए देखने को मिले, चाहे वो पीजीईएल हो, उसमें भी प्रॉब्लम थी। वो पीजीईएल लास्ट में आकर जब केन्स टूटा बुरी तरीके से तो वो पीजीईएल भी 5% 6% नीचे आ गया। अभी कहो तो उसके अंदर और करेक्शन हो जाए, कुछ पता नहीं है। तो केन्स टेक्नोलॉजी से ये गिरावट पूरे ईएमएस सेक्टर के अंदर बढ़ रही है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो ये गैप देखिए सब फिल हो चुके हैं। 5,148 ये इंपॉर्टेंट जगह थी वो फिल हो चुकी है। 4,850 ये भी गया, सारे गैप फिल हो गए, लेकिन ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा। तब जब आप जो है आरएसआई कल की क्लोजिंग थी 16.60 पर, हाईली ओवरसोल्ड जोन, हाईली मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एंड उसके ऊपर आपका 13% का क्रैश, मतलब इस आरएसआई अगर आज रात को आप अपडेट देखेंगे आरएसआई का, तो ये आरएसआई का अपडेट होगा 8 के अराउंड, 8-9 के अराउंड ये आरएसआई का यहां पर ना वैल्यू आ चुकी होगी। और स्टॉक के अंदर राहत नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी बात ये है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी यहां पर ना है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये लाइन चार्ट, आप देखिए लाइन चार्ट से आप समझेंगे ये तेजी स्टार्ट हुई थी मार्च के आसपास। मार्च से इस स्टॉक के अंदर रिकवरी आई थी, ये स्टॉक 7,500-7,700 तक गया था, राइट। मार्च से हम उसी जगह पर वापस आ चुके हैं, उसी जगह पर वापस आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें, कहानियां जो है ना वो काफी दिक्कत भरी चल रही है। प्रॉब्लम
बहुत बड़ा इशू हो चुका है आज की डेट में। एंड ये एक दिन की कहानी अब नहीं है, ये एक दिन की कहानी नहीं है। इसीलिए जो एक ना बाई का, अगर जो लोग बाई करना चाहते थे, इसीलिए स्प्लिट का जो रास्ता है वो सबसे बढ़िया निकला। अगर आप मान लीजिए एक बार में सारा पैसा डाल देते तो फिर यहां पर ना दिक्कतें हो जाती, आज आपको फंसा फंसा महसूस हो रहा था। लेकिन आपने अगर वो स्प्लिट वाली जो एक थ्योरी है वो अपनाई कि मेरे को 10 खरीदने, 5 खरीदो पहले, 5 बात को, तो अभी आप जो है आप ये सोच रहे हो कि गिरावट आएगी, जब एक और ज्यादा गिरावट आई तब मैं एवरेज कर लूंगा, तो एक एवरेज बन जाएगा। तो अब यहां पर ये समझ में आ चुका होगा कि स्प्लिट जो है, कम से कम स्प्लिट ने बचा लिया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट यहां पर ना क्या है, आगे आने वाले दिनों में क्या इन्वेस्टर यहां पर पैसा लगाने के लिए तैयार होगा, ये देखना है। डिलीवरी क्वांटिटी क्या है, कल 36% की डिलीवरी क्वांटिटी है, कल ट्रेडिंग हुई है सबसे ज्यादा, डिलीवरी क्वांटिटी सिर्फ 36% है। ध्यान रखिएगा इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या कहता है, ये डिलीवरी क्वांटिटी से समझ में आ जाएगा। 30,787 करोड़ का मार्केट कैप रह चुका है ये। अब आप ये समझिए कि हम उस जगह की तरफ आ रहे हैं जो एक राइट वैल्यू की तरफ होगा। हालांकि मैनेजमेंट के ऊपर जो बात आई है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं आई। आप कह तो रहे हैं मिस है, बट एक्चुअल बेसिस पर कहानी बिल्कुल पलट गई है। एंड रिटेल बेचारा उसके अंदर बहुत बुरी तरीके से पिसा हुआ है, तो ये दिक्कत है। इवन जेफरीज और कोटक जैसे जो टारगेट दे रहे थे उन तक को बदलना पड़ गया, तो सीरियस तो है कहीं ना कहीं। कल ये खबर आई थी कोटक की खबर आई थी, पर वो है क्या कि इतना बड़ा इशू नहीं लग रहा था। वो क्योंकि मेंटेन कर रहे थे बाई 6,600 की तरफ का बाई मेंटेन करे हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि इतना गिरावट हो चुका है अब और नहीं गिरेगा। लेकिन जब जेफरीज एकदम बोल पड़े कि बॉटम फिशिंग का मत सोचिए, तो वो यहां पर ना एकदम से उभर कर आई प्रॉब्लम। अब वो 81.30 का पी रेशियो रह गया 48.21 के अगेंस्ट, तो मतलब हल्का हो चुका है स्टॉक, कुछ बचा नहीं है, हल्का हो चुका है। कहां पर सपोर्ट लेगा भाई, ऑलरेडी सारे सपोर्ट तोड़ चुका है। कितने सपोर्ट थे, 5,500, ये गया, बहुत सारे जो सपोर्ट्स थे वो ढह गए हैं। बहुत बड़ा रिकवरी जो आई थी इसके अंदर वो 4,000 पे ही थी। हो सकता है बस ये 4,000 की तरफ ही रुके, यहां से हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक रिकवरी आ जाए, क्योंकि आज जिस तरीके से कल आरएसआई क्लोजिंग हुई थी, हम जो है एक प्रिडिक्ट कर रहे थे, एक अनुमान लगा रहे थे कि शायद एक आज रिकवरी आ जाए, एक बढ़िया रिकवरी आ जाए। इंटरडे में रिकवरी भी आ रही थी सवेरे 4,850 से, लेकिन वो जिस तरीके से खेल पलटा वो तो देखने लायक था, मतलब एक रूह कांपने वाला। तो ये हुआ है यहां पर। आरएसआई वारएसआई सपोर्ट वपोर्ट कुछ काम नहीं कर रहे हैं स्टॉक के अंदर, सिर्फ खबरों, जो खबर आ रही है जितनी नेगेटिव आ रही है उस पर रिएक्ट करे चला जा रहा है ये स्टॉक। 4,000 से एक बड़ी रिकवरी आई थी, 4,000 शायद आप उस तरफ आ चुके हैं, शायद रुक जाए लेकिन चले ना ये स्टॉक, क्योंकि ये अब एक दिन का इशू नहीं है, ये एक लंबा टाइम लेगा ये इशू में। कोई रिकवरी का एक्सपेक्ट मत करिए कि मेरा स्टॉक रिकवर हो जाए, नहीं, ये नहीं होने वाले। ये इशू चलेगा, ये इशू रहेगा स्टॉक के अंदर। भले स्टॉक यहां पर ना गिरना बंद कर दे, कंसोलिडेट यहां पर ना हो, ठीक है ना, कंसोलिडेशन हो, एक ही जगह रुका रहे काफी वक्त तक, फिर क्वार्टरली नंबर्स आए यहां पर, तो यहां पर एक थोड़ा सा वापस से कुछ मूव स्टार्ट हो, लेकिन शायद गिरना बंद कर दे 4,000 तक, उधर की आ चुका है। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई सपोर्ट जो है ना काम ही नहीं कर रहा है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि पहले से तो गिरता आया, फिर 5,000 पर जब एक कोटक की खबर आई, वहां से 700 रुपए और यहां पर एकदम से कमी आते हुए देखने में। लेकिन एक समझ में आ रहा है, अगर ये 4,000 टूटा ना बॉस, तो फिर ये समझिएगा इसका जो नेक्स्ट कहीं ना कहीं है वो 2900 की तरफ है। क्या वो मार्केट क्या करने वाला है केन्स के अंदर, कुछ पता नहीं, भरोसा कुछ भी नहीं है। तो क्या बेच बांस दें क्या ऐसे स्टॉक को? देखिए बहुत ऊपरी स्तर पर अगर आपने ले रखा है तो फिर यार कहां बेचकर किधर जाओगे, कहां बेचकर किधर जाओगे? दिक्कत ये है, अब सेक्टर ही ऐसा है कि आप हट भी नहीं सकते हैं, और यहां पर जो दिक्कतें हैं वो ये कह रही है कि भाई साहब डर बहुत है। तो थोड़ा सा यहां पर ना एक पहले तो
एक टेंशन से थोड़ा सा साइड में रखकर तब यहाँ पर डिसीजन लीजिए। अभी भी दिक्कतें उतनी नहीं आ गई हैं जितना कि यहाँ पर ना बताया जा रहा है। ऐसा कई सारे कंपनियों के अंदर देखा गया है, उसके बाद इतना बड़ा बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ इशू बड़ा है। लेकिन ऑलरेडी आप देखिए कि एक जो नज़रिया है मेरा, जो मैं आपसे कई बार बात कर रहा हूँ लगातार, कि इसकी जो वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत हाई हो गई थी, वो वैल्यू करेक्शन हो रही है। करेक्ट वैल्यू पर ये अपना रुक जाएगा बॉस, और वो करेक्ट वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं आराम से मिल जाएगी। मतलब आप ये समझिएगा, यहाँ पर आप एक अनुमान लगाएं तो लमसम मैं आपको बता रहा हूँ, लमसम 600-700 रुपए, 600-700 रुपए का और रिस्क है बॉस। कहीं ना कहीं एक 600-700 रुपए का और रिस्क है। उसके बाद इसका मार्केट कैप वही आ जाएगा 25,000 करोड़ के आसपास, जो सस्टेनेबल है। क्या ये 30,000, 28, मतलब आप उस जगह पर आ चुके हैं जो सस्टेनेबल है, ठीक है ना। आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई खबर ऐसी निकल कर आ जाए जिससे भाई स्टॉक पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़े तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जो एक सस्टेनेबल है। 25 से 30,000 करोड़ के आसपास का तो वैल्यू कम से कम ऐसी कंपनी रखती है, ठीक है ना, ऐसी कंपनी रखती है। तो एटलीस्ट यहाँ पर ना यही समझ में आ रहा है कि आप उस तरफ आ चुके हैं जहाँ एक राइट वैल्यू, जितना करेक्शन होना था हो चुका है। ये रिपोर्ट वो जो भी आई है वो ठीक है आई है, लेकिन इतना भी बड़ा इशू नहीं है जितना कि यहाँ पर ना रिएक्ट किया जा रहा है। तो आप इस बात को भी समझिए। लेट्स सी, देखते हैं होता क्या है। स्टॉक किसी भी सपोर्ट को तवज्जो नहीं दे रहा, ना ही आपका ओवरसोल्ड होने का कोई यहाँ पर ना उसको तवज्जो दे रहा है। आप हाईली बहुत मतलब सबसे खराब ओवरसोल्ड जोन में है, उसके बाद भी स्टॉक जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। गिरावट बढ़ रही है, लेकिन संयम रखिए, ज़्यादा बेहतर है। संयम रख के सोचेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बीच पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने, वो तो धन्यवाद दोस्तों।